नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत तिवारी। राज्यसभा की रेस कौन कौन फेस। मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। विधानसभा में संख्या बल के हिसाब से बीजेपी 2 सीटों पर मजबूत दिख रही है, जबकि तीसरी सीट पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच दिलचस्प मुकाबले के संकेत मिल रहे हैं। लेकिन क्रॉस वोटिंग और अंदरूनी समीकरण इस चुनाव को और रोमांचक बना रहे हैं। दरअसल विधानसभा की मौजूदा संख्या के आधार पर जहां 2 सीटें भाजपा और 1 सीट कांग्रेस के खाते में जाती दिख रही थी, वहीं अब कांग्रेस की आसान मानी जा रही सीट पर भी सियासी गणित उलझता दिखाई दे रहा है। यह वही सीट है जिस पर फिलहाल पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह सदस्य हैं और उनका कार्यकाल जून में समाप्त हो रहा है। प्रदेश में विधानसभा के समीकरण हालिया घटनाओं से बदल गए हैं। दतिया विधायक राजेंद्र भारती की सदस्यता समाप्त होने के बाद 230 सदस्यीय सदन में कांग्रेस की संख्या घटकर 64 रह गई है। उधर विजयपुर विधायक मुकेश मल्होत्रा के मतदान पर कोर्ट ने रोक लगा दी है। बीना विधायक निर्मला सप्रे का मामला लंबित होने के बावजूद उनका झुकाव भाजपा की ओर माना जा रहा है। इन परिस्थितियों में कांग्रेस के प्रभावी वोट घटकर लगभग 62 रह गए हैं। आपको बता दें कि राज्यसभा की एक सीट जीतने के लिए 58 वोट की जरूरत है। ऐसे में कांग्रेस के पास संख्या तो है, लेकिन पार्टी के भीतर असंतोष और संभावित क्रॉस वोटिंग उसकी मुश्किलें बढ़ा सकती है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस के 4 से 5 विधायक भाजपा के संपर्क में बताए जा रहे हैं। इस स्थिति का फायदा उठाते हुए भाजपा तीसरी सीट पर भी उम्मीदवार उतारने की रणनीति बना रही है। पार्टी के पास 164 विधायक हैं, जिनसे 2 सीटें जीतने के बाद भी करीब 48 वोट बचते हैं। उधर राज्यसभा जाने वाले चेहरों की बात करें तो भाजपा से पूर्व मंत्री अरविंद भदौरिया, कांतदेव सिंह, नरोत्तम मिश्रा, लाल सिंह आर्य के नामों पर चर्चा है, तो वहीं जॉर्ज कुरियन का नाम लगभग तय माना जा रहा है। उधर कांग्रेस से मीनाक्षी नटराजन, कमलेश्वर पटेल, अरुण यादव, जीतू पटवारी और कमलनाथ के नाम पर चर्चा ने जोर पकड़ रखा है। अब राज्यसभा की रेस है और कौन कौन पास होगा और कौन कौन फेल, यह आने वाला वक्त ही बताएगा। इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। तो बता दें कि राज्यसभा को लेकर लगातार उम्मीदवारों के नाम पर अब मंथन चल रहा है कि आखिर कांग्रेस किसे मैदान में उतारेगी, यानी कि राज्यसभा भेजेगी, क्योंकि राज्यसभा में कांग्रेस के पास कई सारे नाम हैं। तो चलिए आज इसी विषय पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले परिचय करवा देते हैं अपने मेहमानों से। तो हमारे साथ बीजेपी पैनलिस्ट प्रियंका दुबे जी जुड़ गई, आपका बहुत स्वागत है। साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता अंबिका शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर भूपेंद्र सुलेरी जी हमारे साथ जुड़ गए, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत में अंबिका जी से करूंगा। अंबिका जी, आपके कांग्रेस में तमाम सारे नामों को लेकर चर्चा चल रही है, लंबी फहरिस्त है। कौन जा सकता है राज्यसभा? जीतू पटवारी होंगे, कमलनाथ होंगे, कमलेश्वर पटेल होंगे, मीनाक्षी नटराजन होंगी, अरुण यादव होंगे। किस पर मंथन चल रहा है? हमारी कांग्रेस पार्टी से जो भी प्रत्याशी होगा सर्वसम्मति का प्रत्याशी होगा और कांग्रेस पार्टी तय करेगी। हमारे यहाँ इस बात पर किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। हम लोगों को सत्ता की भूख नहीं है। हम लोकतांत्रिक मर्यादाओं में पूरी तरह विश्वास रखने वाले लोग हैं। जिस प्रकार से सत्ता की भूख इन लोगों को है, हम लोगों को नहीं है। आप देखिए कितनी बड़ी भूख इन लोगों के अंदर है। सब कुछ तय है। 2 सीटें केवल ये लोग ले सकते हैं। तीसरी सीट स्वाभाविक रूप से कांग्रेस को मिल जाएगी, क्योंकि हमारे पास जो मैजिक नंबर है उससे ज्यादा भी सीटें हैं। 64 सीटें हैं, 58 सीटें हमको चाहिए। लेकिन सत्ता की इतनी बड़ी भूख इन लोगों के अंदर है कि ये तृप्त हो ही नहीं पा रहे। सत्ता की एक भूख हमारी लोकतांत्रिक मर्यादाओं को, मूल्यों को, परंपराओं को कमजोर करती है। ये लोग निश्चित रूप से सत्ता में समृद्ध तो होते जा रहे हैं, लेकिन हमारे लोकतंत्र को ये कमजोर कर रहे हैं, जो ठीक संकेत नहीं है। इस प्रकार से पूरे देश की जनता, चुनावी प्रक्रिया की बात चल रही है ना, चुनावी प्रक्रिया के तहत बात कही जा रही है। तीसरा उम्मीदवार भी उतारने की, कहीं अलग से उतार नहीं दे रहे हैं, कहीं अलग से तो थोपा नहीं जा रहा है। पूरी एक प्रक्रिया के तहत ही बात कही जा रही है ना। देखिए, बड़ी विनम्रता से मैं निवेदन कर रहा हूं कि जिस प्रकार से तिवारी जी, भारतीय जनता पार्टी धनबल के आधार पर और अपने प्रेशर बनाकर हमारे कांग्रेस के विधायकों पर जो तोड़ने का असफल प्रयास कर रहे हैं, ये इनका देवा स्वप्न होगा।
आप तय मानिएगा, हमारी पूरी पार्टी एकजुट है और इनका कोई भी षड्यंत्र सफल होने वाला है नहीं। जिस प्रकार से सत्ता का खेल खेल रहे हैं, पूरे मध्य प्रदेश की जनता देख रही है और शुरू से लेके अब तक ये कितने निम्न स्तर पर उतर आते हैं सत्ता प्राप्ति के लिए, और लोकतंत्र को हाईजैक करने की जो इनकी मानसिकता है वो भी किसी से छुपी नहीं है। जनता हमको जिताकर भेजती है और ये अपने प्रेशर में लेकर, मैंने तो आपसे सिर्फ नाम पूछा था, नाम जानना का, चाह रहा था कि किसको 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 संगठन आपका भेज रहा है राज्यसभा, कौन आपका मैं, उम्मीदवार होगा। मैंने कमलनाथ जी बहुत दिन से दिख ही नहीं रहे, नजर ही नहीं आते हैं, कुछ थोड़ी बहुत छोटे मोटे कार्यक्रम में नजर आ जाते हैं, उनकी क्या भूमिका तय की जाएगी। और जीतू पटवारी जो कि आपके फायर ब्रांड नेता है, प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं, बड़े अच्छे से प्रदेश की कमान संभाल रहे हैं, और अब तो उन्होंने कई सारी ऐसी चीजें भी शुरू की हैं जिससे कार्यकर्ता साथ में आते हैं, चाहे वो टिफिन पार्टी हो या संगठन के दूसरे अन्य पदाधिकारियों के घर पहुंच जाना हो। तो क्या लगता है तिवारी जी, मैंने पहले ही निवेदन किया है कि हमारे लोग इतने ज्यादा लालायित नहीं है। पार्टी हाईकमान और पार्टी जो तय करेगी तो वही सर्वसम्मति का सर्व स्वीकार प्रत्याशी होगा, और हमारे विधायक बिल्कुल एकजुट होकर पूरे मन से उसके लिए वोट करेंगे। हमारे यहाँ ऐसा आपाधापी नहीं है। देखिए, दिग्विजय सिंह जी ने आगे बढ़कर ये कहा कि मैं आपकी बार राज्यसभा में नहीं जाना चाहता हूँ, तो हमारे यहाँ बड़े संयत लोग हैं। अच्छा, आपने कहा कि आपके जो विधायक एकजुट होकर के वोट करेंगे, तो आपको ये भरोसा है कि एकजुट होकर वोट करेंगे? 100%। ये इनका कोई भी षड्यंत्र सफल होने वाला है नहीं, आप तय मानिएगा। ये जो भी तरीके अपना रहे हैं कि हम एक आध दो विधायक ऐसे तोड़ लें कुछ भी करके किसी भी स्तर पर जाके लोकतांत्रिक तरीके से, ये इनके सफल होने वाले विधायक से नहीं तो कुछ नहीं होगा। खैर, अगर तीसरी सीट जीत रही है तो करीब 10 विधायक यहाँ आने चाहिए पड़ेंगे उनको, तो उसके बाद ही जो है वो समीकरण बदल पाएंगे। ठीक है डॉक्टर, ठीक है डॉक्टर भूपेंद्र सुलेरे, ठीक है, मैं आऊंगा आपके, मैं आऊंगा अंबिका जी, आपके पास आऊंगा। डॉक्टर भूपेंद्र सुलेरे, क्या लगता है भाजपा और कांग्रेस में कौन चेहरे हो सकते हैं? क्योंकि कांग्रेस में तो कई सारे नाम है और कांग्रेस को लेकर कयास लगाए भी जा सकते हैं, क्योंकि वही नाम है और वही उनको ही कांग्रेस आगे पीछे हमेशा करती रहती है। लेकिन भाजपा में से कब कौन नाम आगे निकल करके सामने आ जाए, इसको कयास लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। देखिए तिवारी जी, राज्यसभा चुनाव जो होते हैं वो राजनीति पार्टी की एक संवैधानिक प्रक्रिया तो है, लेकिन राजनीति दिशा भी तय करते हैं और वो समीकरण तय करते हैं कि किस जाति के और किस राजनीति और सामाजिक रूप से किसको संतुलन के रूप में आगे बढ़ाया जा रहा है, और वह आगे जाके विधानसभा की चुनाव की तैयारी के रूप में प्रतिपक्षित होता है। और सत्ता के साथ सबसे बड़ा संदेश ये होता है कि वह ऐसे कैंडिडेट को भेजे जो सामाजिक और राजनीतिक संतुलन के अनुरूप हो, और जो महिला, आदिवासी या फिर जिस तरह से राजनीति की जो पूर्ति हो सके वह किया जाए। क्योंकि निश्चित रूप से राजनीति में राज्यसभा जो संदेश होता है, सत्ता पार्टी ये चाहती है कि वह एकजुट होकर अपने मतदान को, अपने केंद्र को बढ़ा सके, लेकिन विपक्ष के सामने चुनौती यह होती है कि वह एकजुटता बना रखे, क्रॉस वोटिंग नहीं हो, और इसके उसको परिप्रेक्ष्य देखने पड़ते हैं। लेकिन यहाँ की स्थिति 58 सीट चाहिए और 2 बीजेपी के निश्चित हैं, क्लियर है, लेकिन विश्व सूत्रों से और राजनीति के पत्रकारिता की दृष्टि से लगातार कुछ विधायक उनके संपर्क में है, तो वो स्थिति, लेकिन बीजेपी जब ये देख लेगी स्थिति कि किस तरह से है और उस तरह से लास्ट मोमेंट में वो नामांकन उनका दाखिल कराएगी, और बीजेपी के तहत जो भी हमारे आज जो 14 के बाद ओपिनियन है जो मीडिया के रूप में भी, तो मुझे तो ये लगता है कि संगठन के लोगों को भी नहीं पता होता है कि कौन कैंडिडेट उतर रहा है, लास्ट में किसी की भी कैंडिडेट को वो उतार सकते हैं, तो ये कयास लगाना ही गलत है। लेकिन मुझे लगता है कि केंद्र के जो मंत्री हैं उनको, जो अभी तमिलनाडु से चुनाव हार गए हैं, तो विधानसभा का चुनाव उसमें से एक सीट तो जाएगी, एक यहाँ के लोकल किसी राजनीति के रूप में आगे बढ़ाएंगे। अब रही तीसरी सीट की, अगर तीसरी सीट की संभावना उनकी अगर राजनीतिक रूप से बनती है तो वो भी नहीं चूकेंगे, क्योंकि ये है एक समीकरण होता है अपनी राजनीति इच्छा शक्ति को आगे बढ़ाने के बाद। क्योंकि राज्यसभा चुनाव
निश्चित रूप से आपके संगठनात्मक चुनाव होते हैं, आपकी संगठन की अंदर की राजनीति बताते हैं कि आप में कितना विरोध है, कितना आपके राजनीति में संगठन में मजबूती है, और किस तरह से, क्योंकि जैसे ही उम्मीदवार का नाम घोषित होता है तो लोगों को जिनकी अपेक्षा होती है तो वो अपना विरोध दर्ज करने लगते हैं। लेकिन बीजेपी एक संगठनात्मक के रूप से उनके यहाँ जो घोषित किया जाता था वहां की स्थिति तो नहीं है, लेकिन कांग्रेस के साथ ऐसी स्थिति बन सकती है, तो ये निश्चित रूप से देखना होगा, क्योंकि अभी समय है। अच्छा, कांग्रेस से क्या जीतू पटवारी हो सकते हैं? क्योंकि जिस प्रकार से वे काम कर रहे हैं, संगठन को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। नहीं, वो ठीक है, लेकिन जीतू पटवारी के पास ऑलरेडी यहाँ पे प्रदेश की जिम्मेदारी है और 28 का चुनाव है, तो लोग कहेंगे कि आप प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और दूसरा पद राज्यसभा भी ले रहे हैं, तो ये बड़े प्रश्न चिन्ह लगेंगे, क्योंकि अंदर से भी आवाज आएगी। तो ऐसा, क्योंकि 28 का चुनाव भी उनको फेस करना है, तो ऐसी गलती मेरे ख्याल से कांग्रेस नहीं करेगी, और अगर करेगी तो फिर सत्तारूढ़ पार्टी को बहुत बड़ा मौका देगी। लेकिन वो चाहेगी कि ऐसा उम्मीदवार बने कि जिससे क्रॉस वोटिंग ना हो, संगठनात्मक विधायक एक साथ हों, क्योंकि ऐसे उम्मीदवार को लाने के समन्वय की बात कांग्रेस चाहेगी, क्योंकि उसको लगातार ये दम झेलना पड़ रहा है सत्ता का। ठीक है प्रियंका जी, देखिए 2 सीटों का तो बहुमत है आपके पास, क्या तीसरी सीट के लिए भी भाजपा जाएगी? देखिए, उम्मीदवार खड़े करना और उसके लिए प्रयास करना, ये तो सभी संगठन चाहते हैं, अपने सदस्यों को राज्यसभा में ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचा सके, इसके लिए प्रयासरत होते हैं। और अगर नंबर्स की बात की जाती है तो कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस भी नहीं है, और जिस प्रकार का विपक्ष में असंतुलन बना हुआ है, तो हो भी सकता है हमारा तीसरा कैंडिडेट जो है वो आदमी निकल भी जाए, तो कोई वही जो राम रची रखा। तो देखते हैं आगे क्या होता है। उम्मीदवारों को लेकर बड़ा असमंजस हमेशा से रहता है भाजपा में। भारतीय जनता पार्टी कैडरलेस पार्टी, कौन से कार्यकर्ता की कब किस्मत खुल सकती है, ये तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को देख के भी आप समझ सकते हैं। तो कब क्या होगा, जैसे मैंने पहले भी कहा कि वही जो राम रचीला था, देखते जाइए। भारतीय जनता पार्टी में हर कार्यकर्ता के लिए काम है और हर काम के लिए कार्यकर्ता चयनित है, जिसकी जैसी क्षमता है, जिसकी योग्यता है, और ये सिर्फ किसी एक व्यक्ति विशेष के ऊपर निर्भर नहीं करता। हमारे अलग अलग समय पर अलग अलग फीडबैक पार्टी के पास जाते रहते हैं, जिसमें की वोटर्स होते हैं, हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो होते हैं। अच्छा प्रियंका जी, अभी अंबिका जी भी कह रहे थे इस बात का, उन्होंने जिक्र किया कि भाजपा हमारे विधायकों को लालच देकर के अपने खेमे में लाना चाह रही है, क्रॉस वोटिंग कराना चाह रही है, कितनी सत्यता है इसमें? लालची लोगों को टिकट ही नहीं देना चाहिए। ऐसे लालची लोगों को टिकट ना दो तो वो बिकेंगे नहीं तो आपको परेशानी होगी नहीं। कर्मठ हो, जो आपकी पार्टी के लिए जुझारू हो, लंबे समय से कार्य करते चले आए हों, उन जैसे अनुभवी जो वाले लोग हैं, और जो हम तो कहते हैं जो डिवोटीज हो पार्टी के लिए, उनको दीजिए। आप लालची लोगों को देंगे तो वो हम कहीं भी बिकेंगे, बिकाऊ लोग तो कहीं भी बिक सकते हैं, आप उनका कुछ नहीं कर सकते। यानी कि आप खरीदने के लिए तैयार है, आप ये बात कह रही है क्या? बिल्कुल भी नहीं, लेकिन मेरा सभी के लिए मैंने एक निष्पक्ष बात रखी है कि अगर हम जमीनी कार्यकर्ता से हट करके बिकाऊ लोगों को टिकट अगर देंगे तो हम उनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं, आप बताइए। फिर वो तो किसी भी राजनीतिक पार्टी के हो, बिकाऊ व्यक्ति बिकाऊ ही होता है। तो अगर ऐसा कांग्रेस को लगता है कि खरीद फरोख्त हो सकती है, लेकिन कांग्रेस का डर तो लाजमी ना कि एकमात्र बची हुई जो राज्यसभा की सीट है उनके पास, और अगर वही चली गई तो मध्य प्रदेश में तो कुछ बचा ही नहीं। आपने लोकसभा में वैसे ही पूरा यहाँ पर क्लीन स्वीप कर दिया, अब राज्यसभा से भी पूरा शून्य पर बैठा देंगे फिर आप। कांग्रेस में जिस तरीके की हलचलें मची हुई हैं, आपको लगता है किसी को इनको खरीदने की आवश्यकता है? ये तो आप लोग की मीडिया के माध्यम से छोड़ के जा रहे हैं, स्वतः ही छोड़ देते हैं। आप बताइए, सुरेश पचौरी जैसे जो वरिष्ठ व्यक्ति हैं, जो दुनिया भर के तमाम उनको सुविधाएं मिली है, उतना तो कभी हम दे भी नहीं पाएंगे ना, उनके बाद वो छोड़ के आ गए, तो आप उनको क्या बिकाऊ समझेंगे? जिन्होंने इतना समय दे दिया, इतना कालखंड जो है वो कांग्रेस के लिए लगाया, तो कहीं ना कहीं उनकी उपेक्षा करना, उनको दरकिनार करके रखना। जो दिग्विजय सिंह जी जो इस प्रकार की बयानबाजियां कर रहे हैं, आप खुद को सोचिए, कमलनाथ जी खुद साइडलाइन हो गए हैं, तो जो उनके जो हम कह सकते हैं समर्थक को कह लीजिए, जो उनके साथ वाले लोग हैं, उनको जो आहत हुआ है, जिस प्रकार से जीतू पटवारी जी पुराने लोगों के ऊपर बयानबाजियां कर देते हैं, जो आहत होते हैं, तो अगर उसके बाद उनके कार्यकर्ता कहीं भी टूट के जा सकते हैं। मैं ये नहीं कहती कि भाजपा के पास आएंगे, कहीं भी जा सकते हैं ऐसे लोग,
तो उसके लिए कांग्रेस भाजपा को दोषी ठहराती है, तो क्या बेहतर है कि आप अपने खुद में कुछ उतारिए। अच्छा अच्छा, एक बात बता दीजिए आप प्रियंका जी, क्या कोई नया चेहरा होगा या जिन नामों की चर्चा चल रही है इनमें से ही कोई निकल कर आएगा? कुछ तो बातें संगठन में होती होंगी ना। अब बेहतर यही है, मैंने कहा ना, हर कार्यकर्ता के लिए काम और हर काम के लिए कार्यकर्ता। अब इस काम के लिए किस कार्यकर्ता का चयन किया हुआ है ये तो वरिष्ठ नेतृत्व तय करेंगे, और उसके ऊपर से जो वोटिंग होगी, जिसको जो मत मिलेगा वो आके जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है, उसमें तो कोई बहुत ज्यादा दिमाग लगाने वाली बात ही नहीं। ठीक है, अंबिका जी क्या कहेंगे? देखिए प्रियंका जी ने तो धीरे धीरे से बड़े तंज कस दिए और कह दिया कि भाई ऐसे लोगों को आप टिकट ही क्यों देते, ऐसे लोगों को विधायक ही क्यों बनाया, जो खड़े हैं कि आइए और हमें ले जाइए साथ में अपने। तिवारी जी, ये लोग राजनीति में व्यापार करने के लिए आए हैं, सेवा करने के लिए नहीं। देखिए, आप कितनी चतुराई के साथ हमारी बहन प्रियंका जी अपनी बात कह रहे हैं। आप महत्वपूर्ण चैनल आपके माध्यम से मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष को भी पता है कि निर्मला सप्रे क्या करने जा रही है। हमारे सिंबल पंजा पर जीत कर आए, जनादेश मिला, उस जनादेश का कितना बड़ा अपमान ये कर रहे हैं कि वो वोट देगी किसको? भारतीय जनता पार्टी को। अध्यक्ष महोदय भी वोट देते हुए देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट जा रहा है, संवैधानिक पद पर हैं और ये लोग प्रसन्न। तो ये तो आपकी कमी है ना अंबिका जी, आपके संगठन की कमी है। आप अपने विधायकों को मना नहीं पा रहे हैं। आपके विधायक आपके पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ते हैं और अभी भी आपकी पार्टी के, उनकी बर्खास्तगी हुई नहीं है, पार्टी में ही है, फिर भी वो अगर वोट भाजपा को देंगे तो इसमें कोई क्या कर सकता है? मेरी बात सुन लीजिए। चलिए मान लीजिए कोई एक विधायक ऐसा निकला, लेकिन इनके अटल जी के उस दर्शन का क्या होगा जो कहते थे कि मैं जोड़ तोड़ से उस सत्ता को चिमटे से भी नहीं छूना चाहता हूँ जो सत्ता मुझे जोड़ तोड़ करके मिली हुई हो। अगर आज अटल जी होते, अटल जी की जगह उस समय मोदी जी होते और एक सीट एक सदस्य की वजह से सरकार जा रही होती, तो जिस विमान से आ रहा था वो सदस्य, वो विमान नहीं बना, उसकी हवाई उड़ान रद्द हो जाती और दो चार को तो पकड़ के रखवा लेते। ये लोग इतने बड़े लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास करने वाले लोग हैं। ये अब अटल जी और आडवाणी की संकल्पनाओं, उनके आदर्शों, उनके सिद्धांतों पर चलने वाले लोग नहीं हैं। ये भारतीय जनता पार्टी अटल और आडवाणी के सिद्धांतों वाली पार्टी नहीं रह गई। ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह की पार्टी है और कैसे भी सत्ता प्राप्ति हो, कैसे भी इनको ठीक है। खैर अटल जी की आपने बात कही है, अगर अटल जी की बात के संकल्प की पूर्ति की बात करें तो धारा 370 हो गई, राम मंदिर का निर्माण हो गया, तमाम दूसरी सारी चीजें भी हो गई, उसका तो फिर आप लोग विरोध करने लगते हैं और आज आपको अटल जी का संकल्प याद आ रहा है। हालांकि मैं उस बात पर जाऊंगा नहीं, प्रियंका जी कुछ कहना चाह रही है, ठीक है, मैं अंबिका जी मैं आऊंगा आपके पास और आपसे ये जानूंगा कि आखिर किस पर विचार किया जा रहा है कांग्रेस की ओर से। ठीक है प्रियंका जी। अटल जी की आपने याद दिलाई तो उनकी एक बात और याद कीजिए, जब एक मत से उनकी सरकार आपको में गिराई थी, किस तरीके से गिराई थी आपको भी मालूम है। और अटल जी ने उसी सदन में कहा था कि आज आप लोग मुझ पे हंस रहे हैं और एक दिन एक समय आएगा कि जब पूरा के पूरा विपक्ष आपके ऊपर हंस रहा होगा और सदन में हमारी सरकार होगी। और उन्होंने एक बात और कही थी कि हमसे लड़िए परंतु राम से मत लड़िएगा, निपट जाओ। देख लीजिए आज क्या हो रहा है। अभी संभल गए होते, अटल जी की बात का ही पालन कर लिए होते तो शायद आप लोग की आज स्थिति नहीं होती। उन्हीं की बात मान ली पर आपने नहीं मानी। अब जो हो रहा है वो हो रहा है, मैं फिर वही कह रही हूँ, वही जो राम रची राखी। चलिए ठीक है, हुई है वही जो राम रची राखा। भूपेंद्र जी मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहूंगा भूपेंद्र जी, आपने कहा कि हालांकि भाजपा के बारे में सोचना तो कयास लगाना ही गलत है क्योंकि पता नहीं कब किस चेहरे को ला करके खड़ा कर दिया जाए, लेकिन अगर कांग्रेस को लेकर बात करें तो कमलनाथ बड़े नेता है लेकिन बहुत दिनों से बैकफुट पर चल रहे हैं, निष्क्रिय नजर आ रहे हैं, तो क्या उनकी सक्रियता बढ़ाने के लिए राज्यसभा का दरवाजा खुला जाएगा कांग्रेस की ओर से? देखिए तिवारी जी, निश्चित रूप से वो भी नाम हो सकता है। वो नाम कांग्रेस वह नाम रखेगी कि सारे विधायक पूरा समन्वय होकर वोट दें। कांग्रेस को ये पूरी चेतावनी है और उसको पता है कि ऐसा ही व्यक्ति रखना पड़ेगा वरना उनका कुनबा पूरा चला जाएगा। क्योंकि राज्यसभा चुनाव का जो होता है वो पॉलिटिकल मैनेजमेंट का होता है और जो पॉलिटिकल मैनेजमेंट कर लेता है वो निश्चित रूप से। और बीजेपी जो है, सुमेर सिंह सोलंकी एसटी की एक सीट खाली हो रही है, हो सकता है वो अभी तक जब तक नामांकन हो वो अपना रिपीटेशन ला दें, लेकिन एक एसटी उम्मीदवार पक्का बीजेपी से जाएगा, ये मैं जानता हूँ। क्योंकि
ट्राइबल बेल्ट है और उस हिसाब से जनजाति का एक उम्मीदवार हो सकता है वो रिपीट हो, या फिर दूसरा कोई व्यक्ति है, कोई महिला भी आ सकती है ट्राइबल की, या कोई भी, ये पक्का आप मान के चलिए। और तीसरे सीट के लिए वो फिर और समन्वय बना सकते हैं जो कांग्रेस के तहत होगा। लेकिन कांग्रेस को सिर्फ अच्छा, क्या सुरेश पचौरी को लेकर विचार कर सकते हैं क्या, सुरेश पचौरी को लेकर, क्योंकि उनकी पैठ कांग्रेस में भी है, और अगर ये देखा जाए कि कांग्रेस के कुछ विधायकों को लाना हो, क्रॉस वोटिंग करानी हो। देखिए पचौरी जी को बीजेपी ही नहीं बनाएगी कैंडिडेट, वो बीजेपी को करना होता तो अब तक कर दिया होता उन्होंने। तो बीजेपी पहले तो जब किसी की एंट्री होती है और बीजेपी उसी समय उसको कहीं सुशोभित कर देती है तो हो जाता है, और अगर सुशोभित नहीं कर पाती है तो फिर तो वो दूर का पत्थर हो जाता है। भाई साहब, वो 75 साल का फार्मूला लग गया है उनके लिए, तो वो तो बस यही है कि लेख लिखें और बस फोटो अधिकारियों से मिले, बस वही लायक की स्थिति हो जाती है। बीजेपी बहुत बारीक से निरीक्षण करती है हर चीज का, जातिगत समीकरण भी बैठाना, उसको सामाजिक भी, राजनीतिक भी, क्योंकि 28 का चुनाव भी उसी बेस पे होगा, क्योंकि एक दिशा तो बनती है एक वर्ग को। अगर आपने किसी वर्ग को ले लिया तो वो वर्ग को विपक्ष, उसको विपक्ष की परीक्षा होती है कि वो ये साबित करे कि मैं ही वो अकेला विपक्ष हूँ जो बीजेपी को 70 को घेर सकता हूँ। तो ये सब चीजें बड़ी कैलकुलेशन की होती है। कांग्रेस को सिर्फ इतनी सावधानी रखनी है, व्यक्ति विशेष ना हो जाए, समन्वय, पॉपुलरिटी और व्यक्ति की जाति के समीकरण के हिसाब से अगर व्यक्तिगत आएगा तो विधायकों को सब स्वीकृति हो गई तो उनके विधायक नहीं जाएंगे, और अगर उस छोटी सी चूज में वो चूक गए तो हो सकता है परिणाम दूसरा आ जाए और बीजेपी उसका फायदा उठा सकती है, क्योंकि ये अंतिम दिन तक नाम दाखिल होंगे और उस चीज पे पूरी राजनीति बनेगी। और ये आप मान के चलिए कि जैसे ही उसका होता है गजट नोटिफिकेशन निकलता है और राजनीतिक सरगर्मियां उससे पहले शुरू हो जाती है, और बीजेपी तो बहुत पहले से शुरू कर देती है हर चीज की तैयारी। तो क्या इस तरीके से अगर सोचा जाए तो क्या अरुण यादव या कमलेश्वर पटेल विकल्प हो सकते हैं जो विधायकों को बांध के रख सकते हैं, जिनके नाम पर मोहर लगाई जा सकती है? नहीं, वो भी बहुत कठिन है, क्योंकि एक ग्रुप करेगा तो दूसरे विधायक बिचक जाएंगे। कांग्रेस की यही तो दिक्कत है, कांग्रेस लंबे समय से सत्ता से दूर है। दूसरी बात, फिर एक खिताब है वहां पे, गुट है, और एक गुट का हुआ तो उन्होंने कहा अब हम इस गुट को नहीं बढ़ने देंगे, तो ये बहुत बड़ी समस्या है। बीजेपी में ऐसा नहीं है, बीजेपी में अंतर मन में खूब हो कि ये ऐसा हो गया और ये हो गया, लेकिन सामने तो ना प्रियंका जी बोल पाएंगे ना प्रवक्ता बोल पाएगा, जो उनकी लिमिटेशन है वही बोल पाएंगे। और ये जरूरी भी है कि जहां वो, और ना किसी को पता भी होता है, ये बात भी बिल्कुल सही है, तो वो तो बस एक लाइन पे बोलेंगी, जैसे जो बोल रही है गोसाई बाबा की चौपाई, वही बोलेंगे, क्योंकि वही मार्गदर्शन देते हैं, तो अंतिम दर्शन वही है। तो निश्चित रूप से बहुत बैलेंसिव होते हैं बीजेपी के प्रवक्ता भी, और उनको ये, क्योंकि अगर वो थोड़ा सा भी गाइडलाइन से आगे होंगे तो उनको निश्चित रूप से उनका पुनरावलोकन हो जाएगा और उनको फिर से उसके, तो ये सब सीमाएं तय हैं। और वहां क्या है, क्षेत्रफल है, तो वो अलग अलग ग्रुप है, तो ये बहुत सा अंतर है ना। और कांग्रेस को ये समझना पड़ेगा कि हमारा टारगेट कौन है, बीजेपी है, और जो उसके हिसाब से अपनी प्लानिंग बनानी पड़ेगी। अगर वही एक फेल्यूर पॉइंट है, मैं आपको बताऊं, तो क्या पता ऊपर से नाम आ जाए, तो ऊपर से तो नाम आना ही है, पक्की बात है, यहाँ से जाएंगे ऊपर से नाम आएगा, क्योंकि वो कहेंगे हमारे ऊपर से नेता। अब ऊपर से नेता का किसका हाथ रख दें वो, और कहाँ वो फिसल जाए चकलन में, तो पता नहीं चल सकता, क्योंकि हर जगह फिसलन बहुत ज्यादा है भाई साहब, और उनके पास धरातल है बीजेपी के पास, तो फिसलन में से बचना होगा इनको। जी ठीक है, यानी कि बीजेपी का सीधा नाम आएगा और वो सीधा उसका उम्मीदवार का ऐलान कर दिया जाएगा। लेकिन जो कांग्रेस की सियासत है, कांग्रेस का जो संगठन है, वो छत्रमों में उलझकर रह गया है, और ऐसे में ही कांग्रेस को ज्यादा डर है कि कहीं क्रॉस वोटिंग ना हो जाए, कहीं हमारे विधायक भाजपा के पक्ष में जाकर के वोट ना कर दें। समय हो गया, इस चर्चा को ही विराम देना पड़ेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए डॉक्टर भूपेंद्र सुलेरी जी आपका बहुत शुक्रिया, प्रियंका द्विवेदी जी आपको धन्यवाद, और अंबिका शर्मा जी आपका भी बहुत शुक्रिया। तो मध्य प्रदेश से 3 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होने हैं। 58 का गणित है, जिसमें 2 सीटें तो भाजपा के बहुमत में है, यानी कि पूरा बहुमत का आंकड़ा है भारतीय जनता पार्टी के पास, लेकिन तीसरी सीट के लिए भी जो है भारतीय जनता पार्टी दम लगाएगी, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि कुछ कांग्रेस के जो विधायक हैं वो भारतीय जनता पार्टी के फेवर में वोट कर सकते हैं, यानी कि क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। लेकिन एकमात्र जो साख बची हुई है कांग्रेस की, एक सीट जो कि दिग्विजय सिंह के जाने के बाद खाली हो रही है, उस पर क्या गणित रहेगा, क्योंकि ऐसे
उम्मीदवार को कांग्रेस को उतारना होगा जो सभी विधायकों को बांध के रखे और उस विधायक के यानी कि उस उम्मीदवार के नाम पर कांग्रेस के जो तमाम विधायक हैं वो वोट डाल सके। तो यदि क्रॉस वोटिंग होती है तो फिर कांग्रेस को जो एकमात्र सीट बची है राज्यसभा की वो भी गंवानी पड़ जाएगी। फिलहाल चर्चा में इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।